हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भील जनजाति का सेकंड लेक्चर। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? भील जनजाति का सेकंड लेक्चर यूनिट 10। तो क्या है पढ़ेंगे आज? हथियार और अस्त्र पढ़ेंगे। भील जनजाति में कौन कौन से अस्त्र है, कौन कौन से हथियार है। तो शस्त्र, पहला शस्त्र सदैव क्या है? भील सदैव अपने साथ किसको रखते हैं? धनुष बाण को। क्या है? भील सदैव अपने साथ धनुष बाण को रखते हैं। धनुष तो जो बाण होते हैं ना, भीलों का मुख्य पहचान, धनुष बाण है ना, वो भीलों का मुख्य पहचान होती है, क्योंकि इसलिए धनुष विद्या में निपुण होते हैं। कौन? भील जनजाति के लोग। ठीक है। अंधेरे में भी तीर लगाने में कुशल, हिंसक और पशुओं से बचने के लिए धनुष बाण का प्रयोग अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं। क्या अंधेरे में भी तीर बाण लगा सकते, इतने कुशल होते, कुशल योद्धा होते। और क्या करते? हिंसक पशुओं से बचने के लिए धनुष बाण का प्रयोग अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है। आगे, भील धनुष को धनली या फिर कामटी भी कहते हैं। भील क्या कहते हैं? धनुष को धनली भी कहते हैं या फिर कामटी भी कहते हैं। भीलों के मजबूत और लचीले बांस की चिप क्या होती है? जो भील जनजाति के जो लोग होते हैं ना, वो धनुष और कामटी अर्थात धनुष किस प्रकार बनाते हैं? तो किस प्रकार बनाते हैं? वो बांस की चिप होती है, कैसी? मजबूत होती और लचीली होती है, उसे क्या बनाते हैं? चिप बनाई जाती है। ठीक है। आगे, और जो धनुष होती ना, वो सॉरी तीर होता ना, तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये जो आपको तीर तीर का निशान दिख रहा होगा, तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, तिकोना होता है ना, तो वो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्याछा को पीछा कर, मतलब उसको क्या कहते हैं? पृच्छा कहते हैं। ठीक है। जो पीछे वाला भाग होता है तीर का ना, उसको, और बाण को भी कहा जाता है उसको। बिल्की का अगला हिस्सा होता है बिल्की, इसको तीर को क्या कहते हैं? इनमें बिल्की कहा जाता है। तो बिल्की का जो अगला हिस्सा हो कैसा होता है? नुकीली धातु का बना होता है। बिल्की का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, तो वो कैसा होता है? नुकीला होता है। ठीक है। भील जनजाति एकलव्य को अपना आदर्श मानती है। क्या है? भील जनजाति एकलव्य को अपना आदर्श मानती है। एकलव्य भील जाति का कुशल धनुर्धारी था। क्या एकलव्य कौन था? तो क्या भील जनजाति का एक कुशल धनुर्धारी था। ठीक है। इसीलिए भील बाण चलाते समय अपने अंगूठे का प्रयोग नहीं करते। यह है भील जनजाति में एकलव्य को क्या मानते हैं? कुशल धनुर्धारी योद्धा मानते हैं। इसलिए भील बाण चलाते समय अपने अंगूठे का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। आगे, और जो तीर भी रहता है ना, तीर, उसको क्या कहते हैं? बिठलो भी कहा जाता है, जो पक्षियों से शिकार करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पक्षियों का शिकार करने में प्रयोग किया जाता है। फिर आया कौन है? फालिया। फालिया, उसे धारिया भी कहा जाता है। ये लोहे का एक धारदार हथियार होता है। क्या होता है? फालिया। ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये देखो, किसको बोलते हैं? फालिया या फिर धारिया भी बोलते हैं, जो लोहे का एक धारदार हथियार होता है। शिकार पर अचूक निशाना लगाने के लिए भील गोफन का प्रयोग करते हैं। मतलब शिकार करते समय मतलब उनका निशाना चूके नहीं, इसके लिए इसका किसका प्रयोग करते हैं? गोफन का प्रयोग करते हैं। भील जनजाति गोफन का प्रयोग करते हैं। इसे भील हमेशा अपनी पगड़ी में बांध कर रखते हैं। जो गोफन रहती ना, वो क्या करते? भील हमेशा अपनी पगड़ी में बांध कर रखते हैं। आजकल भील बंदूकों का भी प्रयोग करने लगे। आजकल भील क्या करे? बंदूकों का भी प्रयोग करने लगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं भील जनजाति के आवास पढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको चित्र के माध्यम से दर्शाएगा। जैसे एक ये पहाड़ है। ठीक है। तो क्या भील जनजाति अपना निवास स्थान कहाँ पर पसंद करती है? तो ये भील जनजाति पहाड़ी, मतलब पहाड़ों में निवास करना मतलब क्या है? पहाड़ियों की चोटियों पर अपनी झोपड़ियाँ बनाना पसंद करते हैं। तो ये पहाड़ है, मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया। जैसे ये पहाड़ है, इसके ऊपर एक मकान है। क्या? एक मकान है। तो एक मकान रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहेगा? कू कहते हैं। और जो मकान, जो कू है ना, एक जो मकान है, उससे मिलकर जो जैसे एक पर्वत है, इसके ऊपर क्या 3 से 4 मकान हो जाए, उसे क्या कहते हैं? फला या फिर फालिया भी कहा जाता है। और इन सबसे मिलकर क्या बनता? पाल अर्थात गांव बनता है। ठीक है। तो आगे इसका वर्णन करती हूँ। जैसे भील पहाड़ियों की चोटियों पर रहना, मतलब पहाड़ी की चोटियों पर अपनी झोपड़ी बनाना पसंद करते हैं। भील लोग अपने खेतों की सुरक्षा के लिए अपना निवास स्थान खेतों पर ही बना लेते हैं। अभी वर्तमान में भील अपने खेतों की रक्षा के लिए कहाँ? खेतों में ही अपना घर बना लेते हैं। जहाँ पर 4-5 झोपड़ियाँ नजदीक में ही बनी होती है, उसे फालिया कहते हैं, तथा इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। ठीक है। आगे, और जो फलिया अर्थात गांव का जो प्रमुख होता है, उसे क्या कहा जाता है? गांव के प्रमुख को पटेल कहा जाता है। भील जनजाति में जो फलिया अर्थात गांव का जो प्रमुख होता है, उसे क्या कहा जाता है? पटेल होता है। ठीक है। कई फलियों से मिलकर गांव बनता है। कई फलियों से मिलकर क्या बनता है? गांव बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? पाल भी कहते हैं। ठीक है। अपने घरों को बनाने के लिए आमतौर पर लकड़ी व मिट्टी व छत के लिए क्या करते हैं? खरपेल का बिछोना करते हैं। क्या है? अपने घर को बनाने के लिए आमतौर पर लकड़ी का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का प्रयोग करते हैं, और छत को बनाने के लिए, ठीक है, छत को बनाने के लिए क्या करते हैं? खपरेल का प्रयोग करते हैं। इनके घरों का बीच का हिस्सा 10 फीट ऊंचा होता है। इनके घरों का जो हिस्सा होता है ना बीच का, वो कितना? 10 फीट ऊंचा होता है। दीवार की 5-6 फीट रह जाती है, मतलब दीवार है ना 5-6 फीट नीचे रह जाती, और 10 फीट ऊपर क्या होता है? इनका दीवार है ना बीच वाली, वो ऊंची होती है। ठीक है। तो चारों क्या है? चोरों के भय के कारण ये क्या? मकानों की खिड़कियां नहीं बनाते। भील जनजाति में चोरों के डर से क्या खिड़कियां नहीं बनाई जाती है। मकान के चारों ओर क्या बाउंड्री या फिर उसको बागड़ भी कहते हैं। क्या है? मकान के चारों ओर बाउंड्री अर्थात बागड़ लगाते हैं या बनाते हैं। इनके मकानों का मुंह पीछे की ओर होता है। इनके मकानों का मुंह किधर होता है? पीछे की ओर होता है। आगे, अब इनके पढ़ते जाति और गोत्र पढ़ते हैं। क्या है? आगे जाति और गोत्र पढ़ते हैं। भील जनजाति 4 वर्गों में बटी हुई है। भील जनजाति 4 वर्गों में बटी हुई, किसमें? भीलाला, बारेला, पटलिया और राठ। तो सर्वेक्षण में भीलों के 71 गोत्र बताए गए। सर्वेक्षण में भीलों के 71 गोत्र बनाए गए हैं। गोत्र के उद्भव के बारे में कई कवि मतलब कई लोगों ने कहा, परंतु जिस जानवर, पक्षी, नदी और वृक्ष के
द्वारा इनकी रक्षा की जाती, ये आमतौर पर उसी के नाम पर अपना गोत्र लिखते हैं। ठीक है, क्या है कि जो सर्वेक्षण में भीलों के द्वारा कितने 71 गोत्र बताए गए, परंतु इनके गोत्र का उद्भव किसके, इसके बारे में कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये जानवर, पक्षी, नदी या वृक्ष के द्वारा जो इनकी रक्षा करता उन्हीं के नाम पर ये अपना गोत्र लिखते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते कौन कौन से गोत्र इनके द्वारा जो भी इनकी रक्षा करते हैं ना, आमतौर पर उसी के नाम पर अपना गोत्र लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ तक बता दिया था। आगे आया संन्यास गोत्र। क्या है संन्यास गोत्र? मतलब जो संन्यास वाले गोत्र होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बिल्ली के पूजक होते हैं। संन्यास गोत्र वाले होते हैं वो कैसे, बिल्ली के पूजक होते हैं, बिल्ली की पूजा करते हैं। और निगवालिया क्या करते थे, निगवालिया मछली न खाने वाले होते। जो निगवालिया गोत्र होती है ना, वो क्या करती है, मछली नहीं खाते हैं। और आया सिगाड़िया वाले गोत्र क्या करते हैं, ये बेलों के पूजक होते हैं। जो सिगाड़िया गोत्र के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बेलों के पूजक होते हैं, अर्थात बेलों की पूजा करते हैं। अब भील जनजाति की बोली पढ़ते हैं। बोली, तो बोली भीलों की बोली भीली होती। क्या है, भीलों की बोली है ना, भीली होती। यह बोली आर्यों की भाषा से अग्रहित है। मतलब ये आर्य बोलते थे ना, वैसे ये बोली उसमें मिली हुई है, अग्रहित है। परंतु वर्तमान में अन्य भाषाओं के प्रभाव से इसका मूल रूप परिवर्तित हो गया। मतलब जो अभी वर्तमान में दूसरी भाषाओं के रूप में भी बोलने लग गए हैं। ठीक है, जो भीली भाषा थी उसमें दूसरी भाषाएं और आके मिल गई, तो उसका मूल रूप है ना परिवर्तित हो गया है। जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश में धार जिले में अलग भाषा बोली जाती है, रतलाम में, झाबा, इन क्षेत्रों में भीली भाषा पर मालवी भाषा को स्पष्ट छवि दिखती है। मतलब जो भीली भाषा तो बोलते ही है, परंतु इसमें मालवी भाषा भी स्पष्ट रूप से छिपी हुई है, अर्थात मालवी भाषा भी थोड़ी थोड़ी इस भाषा में आ जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे जन्म संस्कार। क्या पढ़ते हैं, भीलों के जन्म संस्कार। तो भील नवजात शिशु को शुभ मानते। क्या है, नवजात जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसको क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। इनके यहाँ प्रसव का कार्य कौन करता था, जो है ना बहुधा परिवार की जो शानी महिलाएं करती। इनके यहाँ पर प्रसव का कार्य कौन करता, बहुधा परिवार की शानी महिलाएं करती। कुछ जगह पर यह कार्य शोएन या फिर सुवासरिन भी करती है, अर्थात दाई भी करती है। ठीक है, आगे फिर क्या, भील भूत प्रेत की बाधा से बचने के लिए सिरहाने मतलब तकिए के नीचे क्या रखते, तीर रखते हैं। क्या है, भील है ना, भूत प्रेत की बाधाओं से बचने के लिए सिरहाने तीर रखते हैं। और नवजात बच्चों को नाल की, मतलब जो नवजात बच्चा होता है ना, उसकी नाल काटने के लिए किससे नाल काटते, तो बिलखी से उसकी नाल काटना शुभ मानते हैं। क्या, नवजात जो बच्चे हैं ना, उसकी नाल को यह बिलखी से काटना शुभ मानते हैं। प्रसूति अर्थात जो महिला है जिसने बच्चे को अभी अभी जन्म दिया, उससे क्या पिलाया जाता है, उसे मदिरा पिलाई जाती है। जो प्रसूता है ना, उसके समय ना क्या करते हैं, अर्थात प्रसव के समय महिला को क्या मदिरा पिलाई जाती है। प्रसूता के बाद अर्थात उसका बच्चे को जन्म देने के बाद उसको क्या, मछली का उबला हुआ पानी अर्थात पेय के रूप में उसको पिलाया जाता है। क्या है, भील जनजाति में प्रसूता के बाद अर्थात बच्चे को जन्म देने के बाद मछली का उबला हुआ पानी पेय के रूप में उसे पिलाया जाता है। शिशु जन्म के 7वें दिन, क्या है, शिशु जन्म के 7वें दिन प्रसूता अर्थात माता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता और उसे क्या कहा जाता है, साता प्रथा कहा जाती है। तो कौन सी जनजाति में साता प्रथा प्रचलित है, तो वो कौन सी है, भील जनजाति में। क्या है, 7वें दिन महिला को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता और उसे क्या कहा जाता है, साता प्रथा कहा जाता है। भीलों में शिशु जो भील में ना, शिशु जन्म के समय सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व है। क्या, बच्चे का जन्म होता है उसी समय सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व है। इसमें परिवार के समस्त लोग भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, परिवार के समस्त लोग भाग लेते हैं। इसी दिन नामकरण का भी संस्कार किया जाता है। जिस दिन बच्चे का सूर्य पूजा होती है ना, उसी दिन क्या करते हैं, उसका नामकरण भी रखा जाता है। परंतु नामकरण किस आधार पर, तो तिथि उस दिन तिथि कौन सी उसके आधार पर भी रखा जाता है, या उस दिन वार कौन सा है, उस दिन वार के आधार पर भी उसका रखा जाता है, और महीना कौन सा है उसके आधार पर बच्चे का नाम रखा जाता है। जब बच्चा 12 वर्ष का होता है, क्या होता है, बच्चा जब 12 वर्ष का होता है तब उसके दाहिने हाथ में क्या होता है, तब उसके दाहिने हाथ की भुजा की कलाई पर गर्म तीर का दाग देते हैं। क्या होता है, भील जनजाति में जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तब उसके दाहिने हाथ की भुजा की कलाई पर गर्म तीर का दाग देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डाम प्रथा कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी जनजाति जिसमें डाम प्रथा है, तो कौन सी, भील जनजाति है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इनकी विवाह प्रथा। अब विवाह प्रथा कितनी है, विवाह प्रथा इसमें कुल 7 विवाह प्रथा है। तो भील जनजाति में शादी की अपनी विशिष्ट प्रथाएं होती। शादी तय करने के लिए पहले लड़के वाले को ही करनी पड़ती। मतलब क्या होता है, शादी करने से पहले सबसे पहल किसके द्वारा करनी पड़ती, तो लड़के वाले के द्वारा ही पहल करनी पड़ती। शादी का प्रस्ताव लड़के वालों के यहाँ से लड़की वाले के यहाँ वह व्यक्ति रखता है जो दोनों परिवार का परिचित होता है। क्या होता है, जब लड़का लड़की की शादी करना होता है तो लड़के तरफ से ही लड़की के यहाँ जाएंगे, और वो जो व्यक्ति है जो दोनों का संबंध बनवाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भांजगिड़िया कहा जाता है। भील जनजाति में उसे क्या कहा जाता है, भांजगिड़िया कहा जाता है। प्रस्ताव स्वीकार होते ही क्या है, प्रस्ताव स्वीकार होने पर ही मदिरा की दावत होती तथा दापा अर्थात वधु मूल्य के लिए बात पक्की करने का संदेश भेज देते हैं। फिर आई कौन सी, दापा प्रथा थी। दापा प्रथा है वधु मूल्य। तो ये क्या होती है, तो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली रकम में क्या आ गया, रकम, अनाज, पशु, जैसे वधु मूल्य कहते। क्या है, दापा प्रथा क्या है, तो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली रकम, अनाज, पशु, उसे क्या कहा जाता है, वधु मूल्य भी कहा जाता है। यह प्रथा दापा प्रथा कहलाती है। यह प्रथा क्या कहलाती है, दापा प्रथा। इसमें सांकेतिक मुद्रा के रूप में क्या दिया जाता है, मक्का के दानों का प्रयोग किया जाता है। भांजगिड़िया ही दापा प्रथा तथा शादी की तिथि भी तय करता। कौन करता,
भांजगिड़िया ही दापा प्रथा और शादी की तिथि का भी तय करता है। भीलों में शादी के दौरान मामा का स्थान मुख्य होता है। भीलों में शादी के दौरान मामा का स्थान मुख्य होता है। ठीक है, अगर किसी लड़के के मामा नहीं होते तो यह अपमान सूचक समझते हैं। क्या होते हैं कि भीलों के द्वारा शादी के समय मामा का होना आवश्यक है, तो यदि किसी लड़के के मामा नहीं होते तो वो अपमान सूचक समझते हैं। मंगनी या दापा प्रथा के लिए जाते समय भील सगुन को बड़ा ही महत्व देते हैं। दापा के प्रकार कौन कौन से? नगद रकम दापा, मवेशी खंडा खुटा या अनाज सावा। तो इसमें से ये प्रकार है किसके? दापा प्रथा के। सावा का अनाज जब कन्या पक्ष के यहाँ ले जाया जाता है, क्या है? सावा का जो अनाज है वो कन्या पक्ष के यहाँ ले जाया जाता है। इसे सांगवा भरना या फिर ले जाने वाले को क्या कहते हैं? सांगव्या कहते। जो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सांगव्या कहते। सावा का अनाज रखने वाले स्थान को, जहाँ पर सावा का अनाज रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सांगव्या मंडप कहते हैं। इसमें ही सांगव्या को ठहराया जाता है। जो आ रखते हैं ना सांगव्या, उसको ही सांगव्या मंडप में ठहराया जाता है। विवाह के दौरान होने वाली प्रथाएं। अब विवाह में कौन कौन सी प्रथाएं होती? तो पहली है हल्दी पीठी। कौन सी प्रथा है? हल्दी पीठी। दोनों पक्ष के ग्राम पुजारी, लड़का या लड़की के दोनों पक्ष के जो ग्राम पुजारी है वो माता कहा है रानी काजल माता के देवरे पर जाते हैं। क्या है? रानी काजल माता के देवरे पर जाते हैं और विवाह का निमंत्रण देने जाते हैं वहाँ पर। और इसमें क्या करते हैं? लड़की को चूड़ियाँ भी पहनाई जाती है। ठीक है, अब आया बाना बिठाना। बाना बिठाना क्या होता है? वर वधु को नए वस्त्र पहनाते हैं। इस दौरान स्त्रियाँ बाना गीत गाती। क्या होता है इसमें? वर वधु को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और इस दौरान स्त्रियाँ क्या बाना गीत गाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।